ये प्रतिवाद है। ये संपत्ति को करोड़ों आपको करोड़, आपको वो आदमी का जान नहीं दिखाई दे रही है, आपको करोड़ों की संपत्ति दिखाई दे रही है। एक आदमी की हत्या कर दी जाती है मजदूरी मांगने पर, आपको आदमी नहीं दिखाई देते हैं, आपको संपत्ति दिखाई दे रही है। आदमी से ऊपर संपत्ति है इस देश में। लोगों का आक्रोश सामने नहीं आता तो लाश भी बरामद नहीं होती। जो गिरफ्तारी हुई है ये मुद्दा ही नहीं बनता। इतने दिनों से उनके पास इतनी जमीन है, क्या किसी थाना पुलिस ने कभी कुछ किया? वो लैंड सीलिंग एक्ट का कोई मतलब रहा? इतने दिनों से एक आदमी को लगभग बंधुआ मजदूर बना के रखा है। क्या बंधुआ मजदूरी कानूनी है बिहार के अंदर? कल हम लोग गए थे रोहतास में, दिनारा में मनिहारी मिल की, जहां 5 अगस्त को चंद्रेश्वर चौधरी की, उनके घर हम लोग गए थे। तो 12 दिन में अभी तक ना तो प्रशासन की ओर से, ना कोई जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है या सरकार है उनकी तरफ से कोई उस घर में गया ही नहीं, और उल्टे उस पूरे गांव को, उस परिवार को प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश चल रही है। वहाँ 400 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और गिरफ्तारी की धमकी चल रही है। हमने जो देखा कि उनकी जो करने वाले अजीत तिवारी, उनके बारे में जो पता चला, एक तो उनके पास बहुत जमीन, सीलिंग से फाजिल जमीन है, बिहार के जो भूमि कानून है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके घर में शराब की बोतलों की भरमार, शराबबंदी कानून उसका भी कोई मतलब नहीं है। जो हथियार हैं उसमें भी गैर लाइसेंसी हथियार हैं, और इनको एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह रखे हुए। कई पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार में काम कर रहे थे। इनके बच्चों ने यहाँ काम करने से इनकार कर दिया और इन्होंने बकाया मजदूरी मांगा, तो तब इनके ये जो पूरी घटना है, तो हमें लगा कि ये ऐसी घटना बिहार के करीब करीब हर कोने में घट रही है। नवादा से भी एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि महिला मजदूरी मांगने के लिए जाती है तो उनके ऊपर हमला होता है। आपके जहानाबाद के चैती पीपर में बालू माफिया का हमला हो जाता है और उसका प्रतिवाद करने पर वहाँ गोली चलती है और वहाँ ढंग से लोगों का इलाज भी नहीं हो पा रहा। एक तो ये जो बुलडोजर राज, एनकाउंटर राज, पुलिस राज बिहार में है, इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत है। हर जगह हमने देखा कि लोगों का भारी आक्रोश है। कल हमारी एक सभा वहाँ होनी थी, लेकिन प्रशासन ने वहाँ 144 लगा दिया और इतने जबरदस्त वहाँ पुलिस का कल बंदोबस्त था। मैं तो हैरान था कि अगर इतने सुरक्षा का इंतजाम आम समय में होता तो शायद ऐसी नहीं होती और इस तरीके से गैर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन पुलिस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक आंदोलनों को रोकने के लिए, लोकतंत्र को सीमित करने के लिए सरकार कर रही है। एक तो बिहार के संदर्भ में ये एक आंदोलन का पूरा हमारा कार्यक्रम है। दूसरा, जो हमने पहले भी कहा कि जंतर मंतर के बाद पूरे देश में ये छात्र नौजवान आंदोलनों का नया दौर चल रहा है। और झारखंड में जो आंदोलन चल रहा था उसमें कल एक तरह से वो आंदोलन कल समाप्त हुआ और आंदोलन की बड़ी जीत हुई। तमाम पुराने परीक्षाओं की वहाँ जांच होगी और वो परीक्षा जो सबसे विवादित थी वो नए सिरे से होगी। बिहार में भी हम देख रहे हैं कि इस तरह से कई आंदोलन चल रहे हैं। वहाँ भी हम गर्दनीबाग जाएंगे सभी आंदोलनकारियों से मिलने के लिए। ये तमाम जो शिक्षा परीक्षा में भ्रष्टाचार, बहाली में धांधली, इसको लेकर के जितने आंदोलन बिहार में चल रहे हैं, सभी आंदोलनों के प्रति हमारा समर्थन है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सभी आंदोलन एकताबद्ध होकर के सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव बने। छात्रों का भी पूरे देश में एक स्कूल ठीक करो, फिक्स द स्कूल, ये जंतर मंतर के बाद आप कह सकते हैं कि अगला फेज वो जी के बाद जेन अल्फा, और वो भी बिहार में बड़े पैमाने पर शुरू हो रहा है। हम लोग इसको भी बढ़ाएंगे ताकि स्कूल जो हर रोज 25 स्कूल देश में बंद हो रहे हैं,
ये नीति आयोग का ही अपना आंकड़ा है, 94,000 स्कूल पिछले 10 साल में बंद हो। तो स्कूल चालू हो, स्कूल में सुधार हो, छात्रों की जो मांगे हैं वो पूरी हो। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जंतर मंतर आंदोलन के बाद उसी आंदोलन से लौट करके एक नौजवान शेख मोहम्मद अब्दुल हाफिज, वो अपने गांव के प्राइमरी स्कूल को लेकर के सवाल उठा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनके पिता उसमें हस्तक्षेप करते हैं, बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं, तो पिता के ऊपर भी मोहम्मद माफिक, उनके ऊपर भी हमला कर दिया जाता है और 15 अगस्त आज़ादी के दिन वो दम तोड़ देते हैं, आखिरी सांस लेते हैं। तो बंगाल में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है और एक तरह से शिक्षा आंदोलन के शहीद हुए हैं। इस आंदोलन को भी हम लोग बिहार में ले जाए। और अंत में जो मोदी जी का 15 अगस्त का भाषण आया, भाषण तो लगातार दे रहे हैं, भाषण पर ही तो सरकार चल रही है और ये मेरे ख्याल से 13th उनका इंडिपेंडेंस डे भाषण था और बिल्कुल एक, पहले तो कुछ बात भी करते थे देश की परिस्थिति को लेकर के, आज के हालात को लेकर के। अभी तो बिल्कुल उनका परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, आम लोग, उनके सवालों से कोई लेना देना नहीं है। एक बस 2047 का सब्ज-बाग दिखाना है और 2047 के सब्ज-बाग दिखाने के लिए तमाम झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। अब नौजवान परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर परेशान है, स्कूल बंद हो रहा है इसको लेकर परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। अब वो नौजवान रोजगार को लेकर परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम AI की ट्रेनिंग देंगे तब उससे 1 करोड़ रोजगार, पहले आप 2 करोड़ कह रहे थे, अब AI से कह रहे हैं कि 1 करोड़ आएगा। ये भी पिछले 2 साल पहले की बात है, अभी तक तो कुछ आया नहीं, बल्कि उल्टे AI के नाम पर पूरे देश में लोगों के रोजगार उनका छीना जा रहा है। और सबसे जो बड़ा सवाल आया कि जेन जी के लिए पहले CJI ने कहा था कॉकरोच, अब मोदी जी ने एक नया शब्द ढूंढा, उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल। तो ये समय समय पर ये जो नए नए शब्द ढूंढ के लाते हैं, इससे तो 2-3 बातें बहुत साफ हो रही है। हालांकि किरेन रिजिजू ने एक सफाई दिया कि किन के लिए कहा गया, विपक्ष के लिए नहीं कहा गया, नौजवानों के लिए नहीं कहा गया, पता नहीं किन के लिए कहा गया, लेकिन उनके भाषण से 3 बातें साफ। एक, इतने दिनों से जो कह रहे थे, कभी अर्बन नक्सल, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी खान मार्केट गैंग, कभी एंटी नेशनल, वो सभी जो उनके पुरानी बातें थी वो फेल कर गई, उससे कोई काम हुआ नहीं। लोगों को जो गुमराह करना चाहते थे, बांटना चाहते थे, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, वो हो नहीं पाया और मुझे लगता है कि इससे भी बिल्कुल होगा नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये दिमागी नक्सल तो आज के संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यूपीए जमाने से इस देश की नीति बनाने में माओवादी सोच के लोग काम करते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी कहना क्या चाह रहे हैं कि यूपीए जमाने में जब भारत के संसद में लेफ्ट की मजबूत उपस्थिति थी और लेफ्ट के आंदोलन के दबाव में, और जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है उस काउंसिल में जॉन ग्रेस जैसे अर्थशास्त्रियों की कोशिश से कुछ जो कानून बने थे, उन कानूनों से मोदी जी को दिक्कत है। जैसे मनरेगा कानून, उसको बदल करके उन्होंने ग्राम जी कानून ला दिया। जैसे कानून बना था उस समय राइट टू इंफॉर्मेशन, उस कानून को लगातार खत्म किया जा रहा है। जैसे कानून बना था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसका धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। जैसे उसी दौर के अंत में आकर के कानून बनता है राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट, यानी जहां भी भूमि अधिग्रहण होगा उस भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता होगी, उस भूमि अधिग्रहण में लोगों से बातचीत की जाएगी, उनकी सहमति ली जाएगी और उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा, उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाएगा। ये जो 2013 का कानून था, आपको पता है कि मोदी जी 14 में ही इस कानून को खत्म करना चाहते थे,
सबसे पहली कोशिश उनकी थी कि एक ऑर्डिनेंस ला करके इस कानून को खत्म करो, और सबसे पहले मोदी जी को जो पीछे हटना पड़ा पिछले 12 साल में, वो उस कानून को खत्म करने की उनकी जो साजिश थी उसको किसानों ने रोका था। लेकिन अब इन कानूनों को खत्म कर देना चाहते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल है। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि इस समय वो पूरे दिमाग से ही परेशान। दिमागी नक्सल, हमारे एक साथी ने कहा कि दरअसल वो कहना चाह रहा है कि दिमाग ही नक्सल, जो दिमाग से काम न मत लो, दिमाग का इस्तेमाल मत करो। तो दिमाग अगर होगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई भक्ति जो है अपनी जगह पर है, धर्म में भक्ति का इस्तेमाल करो, लेकिन राजनीति में अंधभक्त मत बनो। तो विवेक से काम लो, तर्क से काम लो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। ये जो दिमाग का इस्तेमाल है, ये चाहते हैं कि दिमाग में भी लॉकडाउन हो जाए, दिमाग में कर्फ्यू लगा दिया जाए। तो दरअसल वो कांग्रेस मुक्त भारत से शुरू करते हुए अब दिमाग मुक्त भारत बनाना चाहते हैं कि भारत के पास कोई दिमाग ही ना हो। तो ये दिमाग को खत्म करने के लिए जो भी दिमाग की गतिविधि है इस देश में, चाहे ज्ञान हो, रिसर्च हो, सवाल करने का हो, बहस हो, वो सब चीजें खत्म कर दिमाग के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि ये पूरे देश में, मैंने देखा कि अच्छी बात है कि अब दिमागी नक्सल जनता पार्टी भी एक बन गई, और उसमें भी भारी सोशल मीडिया में उसको समर्थन मिल रहा है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि इस देश के तमाम लोग जो दिमाग से काम लेना चाहते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिमाग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ये दिमाग मुक्त भारत बनाने की ये जो मोदी जी की कोशिश है, दिमाग को नक्सल घोषित करके उसको दमन करने का, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको चिन्हित करो, आइसोलेट करो। और उन्होंने एक बात ये भी कह दी कि एक कोई नया सिविल डिफेंस का कोई फोर्स बना है। मुझे नहीं मालूम है सिविल डिफेंस फोर्स का क्या काम होगा। क्या जो रिटायर्ड अग्निवीर है उनको सिविल डिफेंस फोर्स में ला दिया जाएगा? क्या ये बजरंग दल वाले, ये हिंदू सुरक्षा दल वाले, ये सारे लोग जो हुड़दंग मचाते हैं, गुंडागर्दी करते रहते हैं सड़क पे लोगों को पीटने में, जिनको पूरा महारत हासिल है, क्या इन्हीं लोगों को अब सरकारी वैधता मिल जाएगी सिविल डिफेंस फोर्स के नाम पर? क्या इन्हीं को उकसा दिया जाएगा? ये जो कह रहे हैं कि भाई लड़कियां गाली दे रही है और इन लड़कियों को रोको, क्या इनके खिलाफ इसी सिविल डिफेंस फोर्स को अब उकसा दिया जाएगा? क्या ये दिमागी नक्सल जो जेन जी को बोल रहे हैं, इनके खिलाफ इस फोर्स का इस्तेमाल होगा? ये तो समय बताएगा। इसलिए मोदी जी के पूरे भाषण में इस बार देश को तो कुछ मिला नहीं, बल्कि जो इस समय देश में जिन बातों को लेकर चिंता है, पूरे उत्तराखंड में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, उत्तर में हिमालय के इलाके में चले जाइए, वहाँ रोज लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ हिमालय के संकट से लोग परेशान हैं। आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में जंगल जिस तरह से काटा जा रहा है, लोग परेशान हैं। निकोबार में जिस तरह से आप कर रहे हैं टूरिज्म के नाम पर और पोर्ट के नाम पर पूरे इकोलॉजी को खत्म कर रहे हैं, उससे परेशान है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि रही कि हिंदुस्तान का जो पूरा कोस्ट लाइन है, उस कोस्ट लाइन में पहले सिर्फ 1% का इस्तेमाल होता था और 99% के ऊपर एक रोक थी, उसको नो गो जोन बना के रखा गया था। हमने पूरा गो अहेड जोन बना दिया। अब इस बात को समझ लीजिए, इसका मतलब कि अदानी के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के पूरे कोस्ट लाइन को अदानी के हवाले कर दिया। वहीं पर पोर्ट बनेगा अदानी के लिए, वहीं पर टूरिज्म का इंतजाम होगा। वो टूरिज्म के लिए पूरे टोटल जो कोस्ट का इकोसिस्टम है, वो बहुत नाजुक इकोसिस्टम है, उस इकोलॉजी को खत्म किया जाएगा। इसलिए पूरे मोदी जी के भाषण में देश के लिए धमकी है, चिंता की बात है। देश के लिए कहीं भी कोई भरोसा जगाने वाली एक भी बात तो आई नहीं। लेकिन इसको लेकर के भी आंदोलन पूरा चलेगा। बिहार में हमारे छात्र नौजवान संगठन की ओर से हर विश्वविद्यालय में एक छात्र युवा संसद का कार्यक्रम चल रहा है, और आगे मेरे ख्याल से 6 तारीख को, 6 सितंबर को एक बड़ा जुटान करके हम लोग पटना में इस पूरे जो दौर चल रहा है, कॉमरेड नेहा इस समय पूरे देश में उनका दौरा चल रहा है, और अन्य छात्र नेताओं का भी। जेन जी राइजिंग कल वो हैदराबाद में थी, कल और परसों, और इससे पहले बंगाल में, जयपुर में, और पूरे देश भर में जितने छात्र आंदोलन चल रहे हैं,
सभी आंदोलनों के साथ संवाद स्थापित हो रहा है और हमें लगता है कि इसका एक बड़ा समापन हम लोग 6 तारीख को पटना में करेंगे। सर तेजस्वी जी जा रहे हैं राजभवन मार्च पर, उसमें आप लोग भी शामिल? अब वो उनके दल का कार्यक्रम होगा, अलग अलग दल का अलग अलग कार्यक्रम है, अच्छा है। आप सहयोग दीजिएगा। उनके मुद्दों से आप में कितनी सहमति है? मुद्दे अलग अलग नहीं है, मुद्दे सबके एक जैसे हैं। संसद में आपने देखा सब लोगों ने मिलकर एक ही सवाल उठाया कि भाई अमित शाह कहाँ हो, अमित शाह आकर के जवाब दो। मुद्दे एक जैसे हैं। बिहार में बुलडोजर के खिलाफ, एनकाउंटर के खिलाफ, छात्र नौजवानों के हक में सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन दल अलग अलग है, तो अलग अलग दल का समय समय पर कुछ अलग अलग कार्यक्रम भी होगा, ये स्वाभाविक बात है। इसलिए कल के कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी नहीं। जोगिया मामले में भीड़ निर्णय लेने लगे, इसको सही मानते हैं या गलत? भीड़ तो निर्णय नहीं लेने लगे, घर पे घर भीड़ जला ने के निर्णय नहीं लिया। भीड़ या लोगों ने अपने आक्रोश का इजहार किया। तो आप और समर्थन मैं करते हैं या विरोध मैं करते हैं? समझता हूँ कि लोगों का आक्रोश सामने नहीं आता तो लाश भी बरामद नहीं होती। जो गिरफ्तारी हुई है ये मुद्दा ही नहीं बनता, और इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि लोकतंत्र में ये लोगों का हक है। कहीं सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए और वहाँ कोई मदद ना मिले तो लोग रोड जाम करते हैं। मतलब संविधान कानून लोग रोड भीड़ जाम तय करेगी कि नहीं, ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये प्रतिवाद है। आप ये प्रतिवाद है। ये संपत्ति को करोड़ों आपको करोड़, आपको वो आदमी का जान नहीं दिखाई दे रही है, आपको करोड़ों की संपत्ति दिखाई दे रही है। मतलब एक आदमी की हत्या कर दी जाती है मजदूरी मांगने पर, आपको आदमी नहीं दिखाई देते हैं, आपको संपत्ति दिखाई दे रही है। हत्यारे को कौन आदमी से ऊपर संपत्ति है इस देश में। ये कौन सा तरीका है सोचने का? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुई। बिल्कुल, क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया हुई है। प्रतिवाद, मैं उसको प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिवाद, और उस प्रतिवाद हुआ तब जाकर के बात सामने आई। उसको और सही या इसीलिए गलत मान रहे हैं क्या? सही गलत का मामला ही नहीं है इसमें। यहाँ जहाँ भी लोगों के ऊपर अन्याय होगा लोग प्रतिवाद करेंगे। वो हर प्रतिवाद आपको सही नहीं भी लग सकता है। मतलब थाना पुलिस से कोई मतलब नहीं, निर्णय खुद थाना पुलिस काम करे, थाना पुलिस अपना काम करे ना, थाना पुलिस को कौन रोक रहा है? थाना पुलिस पहुंचती नहीं है। अगर जैसे वहाँ लोगों ने कहा इतने दिनों से उनके पास इतनी जमीन है, क्या किसी थाना पुलिस ने कभी कुछ किया? वो लैंड सीलिंग एक्ट का कोई मतलब रहा? इतने दिनों से एक आदमी को लगभग बंधुआ मजदूर बना के रखा है। क्या बंधुआ मजदूरी कानूनी है बिहार के अंदर? इतने दिनों से वहाँ शराब की बोतलें, शराब की पार्टियां चलती थी। ये शराबबंदी कानून, जिस शराबबंदी कानून के नाम पर किसी शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं होती। अनिल कुशवाहा सड़क चलते उनको उठा लिया जाता है और उनको उठा करके पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या यही शराबबंदी कानून है? पुलिस उनके पास न जाया जाएगा सर, व्यक्तिगत किसी के घर पे कैसे जाएगा? सर लोगों ने किया, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वहाँ के लोगों को उनका जो आक्रोश था लोगों ने किया है, वो बाकी प्रशासन समझे, लोग समझे। हम तो समझते हैं कि लोगों के पास, पीड़ित लोगों के पास अपना प्रतिवाद करने का लोकतंत्र में पूरा हक है। एक सवाल आप लोगों को भी किया जा रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि उस क्षेत्र में फिर से वर्ग संघर्ष पैदा हो ताकि आपको अपना जमीन तैयार करने में सहूलियत। वर्ग संघर्ष क्या कोई गलत चीज है? किसान है, एक वर्ग है, किसान आंदोलन करेगा अपने हक के लिए, कोई गलत चीज है? मजदूर एक वर्ग है इस देश में, वो मजदूरी मांगेगा, नोएडा में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई गलत चीज है? आप संघर्षों को, इतने नौजवानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आप लोग भी लगभग पता नहीं जेनजी या उससे पहले वाले जनरेशन में आप होंगे, शायद जेड में नहीं तो वाई होंगे। आप लोगों को नौजवानों के इस आंदोलनों से बल्कि ऊर्जा लेनी चाहिए, आवाज उठाना चाहिए और आंदोलन पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। आंदोलन आगे बढ़े, न्याय की आवाज बुलंद हो। मेरे ख्याल से पत्रकारों को भी चाहिए आज के दौर में इस पूरे न्याय की आवाज को हर संभव तरीके से। कल बिहार के विपक्ष के नेता प्रोटेस्ट कर रहे रोड पर, तो आप लोग साथ नहीं है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? विपक्ष एकजुट नहीं है, आप लोग साथ नहीं दे रहे? नहीं, कोई बात नहीं है। वो विपक्ष के नेता के तौर पे कर रहे हैं या आरजेडी के तौर पे कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर विपक्ष के लिए कोई घटक दल है, आप सब जानते हैं। घटक दल तो गठबंधन है। AK-47 से जो फायरिंग की गई उसके लिए कर रहे हैं, ये मुद्दा आप लोगों का भी रहा है। सबका मुद्दा, हम लोग भी जाकर के सवाल में किया है। कोई भी कार्यक्रम होता अलग अलग भी तो कुछ करेंगे। तेजस्वी यादव को भी कुछ करने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पार्टी है तो उसका आंदोलन नहीं कर सकते क्या? हर आंदोलन को चाहेंगे कि माले के ही लोग करें? भाई अगर कर रहे हैं राजद के लोग आंदोलन, उसका स्वागत कीजिए। कांग्रेस के लोग अगर आंदोलन करें उसका स्वागत कीजिए। अलग अलग करे चाहे एक साथ करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे बिहार में आंदोलन आगे बढ़े। झारखंड में जिस तरीके से छात्रों के हित में सरकार ने फैसला लिया, बीजेपी दबाव लगातार विपक्ष में दबाव बना रही है,
लेकिन यहाँ एनडीए और बीजेपी की सरकार है, कौन जीतता बीजेपी को, एनडीए को, कि छात्र आंदोलन करने को? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के लिए हमने कहा कि जंतर मंतर का आंदोलन, पटना का आंदोलन, रांची का आंदोलन, जहां भी पेपर लीक के खिलाफ, परीक्षा शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होगा, वो आंदोलन एक है, मुद्दा एक है, आंदोलन एक है, सरकार चाहे अलग अलग हो। लेकिन बीजेपी ने इन आंदोलनों को अलग करके देखा। उनके नजर में जंतर मंतर का आंदोलन गलत था, वो गलत जेंजी हैं और इसीलिए उन पर पेलेट गन चला, उनके ऊपर वहां लाठी चली, बिहार में AK-47 चला। उनके हिसाब से नजर में रांची वाला आंदोलन बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, लेकिन रांची वाले आंदोलन कभी मोदी जी जिक्र कर देते अपने भाषण में, वो भी उन्होंने नहीं किया। और जब कांग्रेस नेहा रांची पहुंची, यही बात कहते हुए कि जंतर मंतर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक ये मामला एक है, आंदोलन एक है, तब उनके मुंह पर जो है स्याही फेंका गया। क्यों? क्योंकि भाजपा ने कहा कि यहाँ का आंदोलन अलग है, यहाँ जुनैद का बिरयानी नहीं चलेगा, यहाँ आजादी के नारे नहीं लगेंगे। मैं तो हैरान हूँ, आजाद देश में आजादी के नारे नहीं लगेंगे तो गुलामी के नारे लगेंगे क्या? ये लोग आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे, आजादी की मांग नहीं करेंगे, तो क्या गुलामी की मांग करेंगे?